सर बाकी बच्चों को भी ऐड कर दें। सर बाकी बच्चों को भी ऐड कर दें। सर आई थिंक खुद है ही नहीं। हाँ, लिस्ट सिलेक्ट कर दिए। बाकी बच्चों को भी ऐड कर दें प्लीज। सर तो आ जाए, वही करेंगे ऐड। मैंने कहा हुआ है सर को, आ जाते हैं 1 मिनट। ओके। भाई वो सर ने और लिंक सेंड कर दिया है ग्रुप में। वो सेम लिंक है, सेम है। बिलाल सर ने एक और लिंक सेंड किया है ग्रुप में। यार मैंने बताया तो है, वही है, सेम लिंक है। हाँ, पता चले हम यहाँ बैठे हो और काम दूसरी लिंक से चल रहा हो। नहीं, इतनी भी खैर लुटनी पड़ी हुई। मैं देखता हूँ। कब स्टार्ट होना है लेक्चर? सर ही नहीं आ रहे, स्टूडेंट्स नहीं है। 20 स्टूडेंट्स है, हमारी 80 की स्ट्रेंथ है। क्या अभी लेट है? लेट नहीं है, लिंक सर ने भेजा हुआ है, लेकिन ज्वाइन नहीं हो रहा स्टूडेंट्स से। हालांकि सर को सर मैंने कुछ मैसेज भी किया। सर के खुद का इंटरनेट का मसला है आज। सर ऐड करेंगे तभी होगा ना, हम तो जल्दी जल्दी घुस गए। हमें पढ़ने की बिल्कुल। बहुत जल्दी होती है ना।
इंटरनेट इश्यू है सर का, मैंने पहले भी कहा था, तो जिस तरह ही होता है तो ठीक है, स्टार्ट हो जाएगी मीटिंग, कोई लेफ्ट ना करे। भला ही सो जाए। हैं? मैंने कहा भले सो भी जाए, लेफ्ट ना करे, यानी कि हाँ, नींद आ रही है बिलाल भाई। सोम बनोवाल हम्म। सो जाए फिर। सो जाना था, फिर लास्ट में हम मीटिंग एंड करते हैं, सारे छोड़ के चले गए होते हैं, तो हमें बाद में पता चलता है कि लेक्चर एंड हो गया। मेजोरिटी तो सोई होती है, सुन एमी कोई 50% मांग रही होती है। अब मैं 50% में हूँ, अटेंटिव रहती हूँ लेक्चर में, इसलिए। 50% सोने वालों को। नहीं, जागने वालों में। अच्छा, सर आ सूरज गए। जी, सूरज जी, जो बातें आप कर रहे हैं ये सारी रिकॉर्ड हो रही हैं। सर आप पहले बताए ना सर। तो आपकी साइड पे ये नहीं आ रहा कि रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं चल रही है? वो तो हो रहा है सर, नहीं सर अभी थोड़ी सी बातें की है, पहले कुछ नहीं किया। अच्छा ठीक है, तो कोई सर मसला उन्हें नहीं है। अलाउ सर उन्हें अलाउ कर दें सर। मैं यार अलाउ करता जा रहा हूँ सबको इस वक्त, ठीक है सर, अब हो रहे हैं, ठीक हो गया सर। क्योंकि असल यूनिवर्सिटी का इंटरनेट कल से बहुत बुरी हालत में है। जी सर। सर थोड़ी सी विंडो खोल दें जहाँ से वो सारे आ जाएं। उड़ के आना। सर मरीम अफसर वालों को ऐड कर लें। सर हमारी क्लास गेट पे बैठी है। अभी अभी ज्वाइन हुई हूँ किया है। सर मरीम अफसर वालों को ऐड कर ले सर, कितनी कोशिशें करे बेचारे। जिनके पास लिंक है वो ज्वाइन होते जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बच्चों को ऐड कर दें प्लीज। जी, जिस जिसकी रिक्वेस्ट आती जा रही है उसको मैं ऐड करता जा रहा हूँ। जी जी, किसी और ने अब क्लास ज्वाइन करनी है कि लेक्चर शुरू करें?
ये दोनों सीआर जॉनसन है, अपनी क्लास की अटेंडेंस नोट करते जाए, क्योंकि ओके सर। इंटरनेट कनेक्टिविटी का बहुत सारा इशू है, तो कोई स्टूडेंट किसी को ज्वाइन नहीं होता, किसी को क्लियर होता है इंटरनेट सिग्नल्स। ठीक है। ओके सर, ओके। जी, जब तक बाकी स्टूडेंट्स आ रहे हैं तब तक हम पिछले लेक्चर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने मेम्ब्रेन्स के बारे में पढ़ा था, तो स्टूडेंट सेंसर्स के बारे में थोड़ा सा बताया था। क्या पढ़ा था हमने लास्ट लेक्चर? सर मैं सर बताता आपकी आवाज नहीं आ रही। उसामा साहब, आप अपना माइक पूरा ऑफ करें। जी, मैंने पूछा है कि लास्ट लेक्चर में हमने मेम्ब्रेन्स के बारे में पढ़ा था, तो कोई स्टूडेंट जो सर बता मैं सकता? बताता हूँ। नहीं, आप रहने थे उसामा साहब, किसी और को आने दें। ओके सर। सर आवाज बहुत कम आ रही है। आवाज़ बहुत कम आ रही है, तो इसमें तो सिग्नल्स का इशू हो सकता है। तो अब सिग्नल्स ना मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, ना आपकी साइड पे सर अब कंट्रोल कर ठीक है सकता सर आवाज। हूँ। अच्छा, लास्ट लेक्चर के बारे में, मेम्ब्रेन्स के बारे में हमने क्या चीज़ें देखी थी, कौन बताना चाहेगा? मेम्ब्रेन सर लिपिड्स और प्रोटीन की बनी होती है। और ठीक है। सर मेम्ब्रेन्स की 3 टाइप होती हैं, बाइलेयर और कौन शेप होती है वो क्या कहते नहीं हैं बेटा, उसको। बाइलेयर इसकी टाइप तो नहीं है। तो सॉरी, फंक्शन है सर इसके। सर डर्मिस है, एपिडर्मिस वगैरह। बेटा बाइलेयर इसकी तो स्ट्रक्चर हो सकता है। मेम्ब्रेन सर आउटर हाँ नहीं, ठीक कवरिंग है, बाइलेयर बनाती है। टाइप भी है, ठीक है, टाइप भी है। अभी आप मुझे बताओ कि इसका मोजाइक मॉडल क्या है? सर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाइलेयर से बनी हुई है, जिसके अंदर प्रोटीन होता है। उसकी ऊपर वाली लेयर हाइड्रोफिलिक होती है और अंदर वाली जो लेयर होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है। ठीक है। अच्छा, प्रोटीन बाइलेयर के अंदर होता है कि ऊपर होता है? सर ये जो है सैंडविच टाइप होता है, मतलब ऊपर भी होती है और नीचे भी होती है। ऊपर और नीचे वाली लेयर्स जो होती हैं वो हाइड्रोफोबिक होती हैं, और अंदर वाली जो होती है वो उसको जो ना जो कवर्ड होती है वो हाइड्रोफिलिक होती है सर। बेटा जी, अगर वो हाइड्रोफिलिक है तो वो कवर कैसे हो गई है अंदर की साइड पे? सर बाहर वाली हाइड्रोफिलिक है, अंदर वाली हाइड्रोफोबिक है। ऐसा है। जी सर, उलट कह गया हूँ। ठीक है जी जनाब, अब टाइप्स कौन सी हैं लिपिड एग्रीगेट्स की? सर माइसेल्स, बाइलेयर और विरिकल। अच्छा जी, माइसेल्स में क्या है? सर माइसेल्स एक कौन टाइप स्ट्रक्चर है और कौन टाइप किसका स्ट्रक्चर है? प्रोटीन्स और फैट्स से बना हुआ कौन टाइप स्ट्रक्चर है, जिसका अंदर वाला नहीं हिस्सा नहीं सॉरी नीचे वाला हिस्सा बना होता है हाइड्रोफोबिक। नहीं बेटा, कौन टाइप स्ट्रक्चर नहीं है ये। माइसेल में कह रहे हो, माइसेल में कौन कैसे आ गई?
जी बेटा, माइसेल का आपने बताया, तो माइसेल कौन शेप तो नहीं होता। माइसेल का क्या मतलब है? सर मेरे ख्याल में तो यही था कि कौन टाइप शेप होती है इसकी। जी कोई और? माइसेल किस शेप में होता है? सर सर्कल टाइप होता है। अच्छा, माइसेल में और बाइलियर में क्या डिफरेंस है? सर सर बाइलियर जो माई है सेल्स वो मिलके ना वो गोल सर्कल बना लेते हैं बेटा दोबारा बताएं। सर स्ट्रेट वो बाइलेयर होती है जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाला, जो माई सेल्स होता है वो आपस में यानी कि रोल होके ना, जैसे आपने एग्जांपल दी थी, जैसे होता है गद्दा, अगर उसे रोल करें ठीक है। उस तरह माई सेल्स वो होते हैं गोल, उसमें सर्कल शेप में आ जाते हैं। अच्छा, कौन शेप और सिलेंड्रिकल शेप में किस तरह से डिफरेंस आता है? जी सर। मैं पूछ रहा हूँ कि माइसेल्फ में और बाइलेयर में एक चीज है कि कौन शेप और सिलेंड्रिकल शेप को किस तरह से डिफरेंस किस तरह से? सर बाइलेयर सर टू बाइलियर डायमेंशनल टू होती है। सर जी बाइलेयर्स में सिर्फ एक ही जी जगह पे एक में साइटोसोल होता है, मींस के हाइड्रोफोबिक एरिया नहीं, हाइड्रोफोबिक एरिया एक ही जगह होता है, जबकि माइसेल्स में दो जगह होता है। जब वो अपने आप को कवर करते हैं, बाउंड करते हैं, एक अंदर हाइड्रोफोबिक बनता है, एक बाहर हाइड्रोफोबिक बनता है, उसके बाद हाइड्रोफिलिक एरिया आता है। नहीं बेटा, मैंने आपसे कौन शेप और सिलेंड्रिकल शेप में सर जो डिफरेंस माइसेल किस होते हैं तरह वो से? बॉल्स की तरह होती हैं और जो बाइलेयर होते हैं वो गद्दे की तरह। मैंने बेटा जी आपसे माइसेल और बाइलेयर की शेप का डिफरेंस नहीं पूछा, मैंने सिलेंड्रिकल शेप और कॉनिकल शेप का डिफरेंस पूछा है, वो किस तरह से? क्योंकि माइसेल के अंदर सिलेंड्रिकल शेप में आपके लिपिड्स होते हैं, जबकि बाइलेयर में सिलेंड्रिकल शेप के लिपिड्स होते हैं। तो इन लिपिड्स की शेप का डिफरेंस किस तरह से है? सर वो माइसेल्स में क्रॉस सेक्शन ऑफ हेड होता है ना, ग्रेटर होता है साइड चेन के, और सिलेंड्रिकल में इक्वल होता है। ठीक है। जी प्रोटीन की कौन सी टाइप्स हैं? जी प्रोटीन की कौन सी टाइप्स हैं? सर ये लिंकर, रिसेप्टर, जी एंजाइम। मैंने बेटा प्रोटीन की टाइप्स पूछी ये है। तो फंक्शन सर लॉन्ग ये कौन बोल रहा है जिसको की आवाज क्लियर नहीं है बहुत ज्यादा? सर ये सदफ शबीर है। माइक ऑफ करें यार। जी प्रोटीन की टाइप्स। सर इंटीग्रल और पेरिफेरल है। डिफरेंस क्या दोनों में? डिफरेंस सर क्या है? इंटेग्रल है जो वो सर इंटेग्रल है जो वो ऐसे होता है जैसे धंसी हुई होती है, ठीक है। और जो और होती है वो सर नॉर्मली होती है, मतलब धंसी हुई नहीं होती।
किस टाइप की मैं प्रोटीन को रिमूव करना ईजी है? सर पेरिफेरल को। किस वजह से? किस वजह सर से ये रिमूव क्योंकि करना? सरफेस से बाउंड होती हैं, तो ये पीएच की चेंजिंग से तो ये हो रिलीज हो सकती है, लैद हो सकती है। ठीक है, अगर आगे मेम्ब्रेन्स को ट्रांसपोर्टेशन के कौन कौन से दो मेथड्स है पॉसिबल? सर पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। डिफरेंस क्या है? सर पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है वो नेचुरली है, और जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट सर वो आर्टिफिशियली होते हैं। और सर जो ट्रांसपोर्ट नॉन पोलर होती है, अच्छा सिमिलरली जी, होती इसके है सर। अलावा सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या डिफरेंस है? सर सिंपल डिफ्यूजन जो है नॉन पोलर होते हैं, और अरे बेटा फैसिलिटेटेड आप जो पोलर। अपना उसामा, आप तो अगर आप अपना माइक बंद रखें, बाकी किसी और को ना कंट्रीब्यूट करना। ओके सर। जी जनाब, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या डिफरेंस है? जी क्या डिफरेंस है दोनों में, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और सिंपल डिफ्यूजन? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में सर कैरियर मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं, और सिंपल डिफ्यूजन में जो कैरियर मॉलिक्यूल यूज नहीं होते। सर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है वो पोलर मॉलिक्यूल में होती है, और जो पैसिव डिफ्यूजन है तो वो नॉन पोलर में होती है। ठीक है। अच्छा जी, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है? सर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सेल की कंसंट्रेशन सेल की कंसंट्रेशन आउटर एनवायरनमेंट से कम हो। हाइपरटोनिक ऐसा एनवायरनमेंट है जिसमें सेल की कंसंट्रेशन आउटर एनवायरनमेंट से ज़्यादा हो। आइसोटोनिक में दोनों की कंसंट्रेशन बराबर होती है। एक मिनट बेटा, सेल की कौन सी सर कंसंट्रेशन को आप कह रहे हैं? सेल की कंसंट्रेशन से आपकी क्या मुराद है? नहीं सर, हाइपरटोनिक वो होता है जिसपे ना सोल्यूट ज्यादा होता है सॉल्वेंट से, और हाइपरटोनिक जिसमें सोल्यूट यानी वाटर ज्यादा होता है। नहीं सर, हाइपर में जो सोलवेंट होता है वो ज्यादा होता है, सोल्यूट कम होता है। ठीक है। मैं हाइपोटोनिक में सेल की सोल्यूट, कंसंट्रेशन सॉल्वेंट को कह रहा था सर। सॉल्वेंट में सोल्यूट की कंसंट्रेशन या सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन भी, अब सेल की कंसंट्रेशन भी है, समझ तो कुछ नहीं आएगा किसी को। सर लेक्चर स्टार्ट कर लें। ठीक है जी, आज का लेक्चर जो है हमारा अमाइनो एसिड्स के बारे में, अमाइनो एसिड्स के बारे में और ये प्रोटीन्स के बारे में हमने थोड़ा सा देखा था कि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, अमाइनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं प्रोटीन्स के। तो आज के लिए हम तीन चीज़ें जो है कवर करेंगे कि प्रोटीन्स और अमाइनो एसिड्स क्या है। बेसिकली इसमें हम मोस्टली अमाइनो एसिड्स को ही देखेंगे, और दूसरा बात ये है कि अमाइनो एसिड्स को हम क्लासीफाई किस तरह कर सकते हैं, दो डिफरेंट मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन के। और लास्ट पे के पेप्टाइड्स क्या चीज़ है। इसमें ये तीन ऑब्जेक्टिव है हमारे आज के लेक्चर में। सबसे पहले प्रोटीन बेसिकली जो सा है, जितने भी हमारे सेल्स के अंदर जितने भी प्रोसेसेस होते हैं बेसिकली प्रोटीन के थ्रू ही होते हैं। लाइक हमने जिस तरह पढ़ा था कि डीएनए भी जो सा है वो अगर डिफ्यूज चेंज होता है आरएनए में जाता है तो अल्टीमेट आउटपुट उसकी जो सा है
वो प्रोटीन होती है, और प्रोटीन ही जितने फंक्शंस होते हैं वो जितने भी सेल के अंदर फंक्शन है वो सारे इनसाइड आउटसाइड वो प्रोटीन्स के थ्रू ही हो रहते हैं। लाइक कोडिंग जो है वो आपकी डीएनए में मौजूद है, लेकिन उस कोडिंग को एग्जीक्यूट करने का एक्चुअल जो फंक्शन है, काम जो करते हैं, फंक्शनल एलिमेंट जो होता है वो प्रोटीन्स है। इसके अलावा ये बेसिकली अमाइनो एसिड से मिलकर बने, जैसे कि हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। तो इस टोटली जो सा नेचुरली जो अवेलेबल है 20 डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स अवेलेबल है। इन्हीं कॉम्बिनेशन से जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं बने हुए हैं, तो ये इनकी कॉम्बिनेशन, ये इनकी अमाउंट चेंज हो सकती है। उसमें थोड़ा सा प्रोटीन के स्ट्रक्चर में थोड़ा अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में थोड़ा चेंज आता है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म का सेल या एक ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स के अंदर डिफरेंस क्रिएट होता है। तो बेसिकली जो मेन प्रोटीन्स के जो डिफरेंट काम है, तो ये जितने भी लाइक हमने ये पढ़ा डीएनए की जो पॉलीमराइजेशन है, डीएनए अगर बेसिकली कोडिंग देनी है कि जितने भी फंक्शन है सेल के, तो वो भी प्रोटीन ही उसको एग्जीक्यूट करता है। और अगर डीएनए ने खुद जो है रेप्लिकेट होना है, लाइक क्योंकि सेल्स जितने हैं टूटते फूटते भी रहते हैं, तो वो जरूरत नए सेल बनते हैं, वो बेसिकली रेप्लिकेशन के थ्रू, डीएनए की रेप्लिकेशन के थ्रू बनते हैं। इसी तरह अगर डीएनए एक पेरेंट से एक बेबी की तरफ आना है, तो वो भी बेसिकली उसके अंदर एग्जीक्यूशन जो सा है, कोडिंग आल तो डीएनए से आ रही है, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो प्रोटीन्स के थ्रू हो रही है। इसके अलावा जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन होती है आपकी डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की, वो प्रोटीन्स के थ्रू ही होती है। लाइक हेमोग्लोबिन है, तो इस हेमोग्लोबिन आल्को जो सा है ये एक प्रोटीन है। तो जितनी भी ऑक्सीजन वगैरह इसमें लेके चलनी है, तो वो बेसिकली जितनी भी ऑक्सीजन चल रही है वो हेमोग्लोबिन प्रोटीन के थ्रू जानी है। इसी तरह जितने भी स्ट्रक्चर है, लाइक ये हमारे जो बाल हैं, नाखून है, ये भी बेसिकली एक काइंड की टाइप की प्रोटीन्स है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। लाइक अब हेयर है वो भी प्रोटीन, नेल्स हैं वो भी प्रोटीन, लेकिन उनके स्ट्रक्चर में या उनकी कंपोजिशन में डिफरेंस आता है, जिसकी वजह से इनका स्ट्रक्चर जो सा चेंज हो जाता है। इसी तरह जितने भी जानदार ऑर्गेनिजम्स की जो मोशंस हैं, वो भी बेसिकली उस फंक्शन को भी बेसिकली ये प्रोटीन ही एग्जीक्यूट करवा रहे होते हैं। तो जैसे हमने पढ़ा कि अमाइनो एसिड इसका बेसिक एलिमेंट है प्रोटीन्स का, तो इसके बेसिक दो फंक्शनल ग्रुप है। एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, ये जो रेड कलर में आपको शो हो रहा है ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, क्योंकि इंफर्ट ग्रुप इसको हम इसलिए कह रहे हैं कि ये इसमें अहमियत है कि ये H पॉजिटिव आयन को जो है डोनेट कर सकता है। इसी तरह जो अमाइनो ग्रुप है, ये आप लेफ्ट साइड पे ब्लू में देख रहे हैं, ये अमाइनो ग्रुप है, और इस पे पॉजिटिव चार्ज इसलिए क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन जो सा है ये एक्सेप्ट करेगा, इसलिए ये जो सा है बेसिक इन नेचर होगा। तो इसकी तीसरी साइड के ऊपर एक आप हाइड्रोजन का एटम देख रहे हैं, और चौथी साइड पे बेसिकली आर ग्रुप है, जो कि एक सर आवाज क्लियर नहीं आ रही। बेटा जी अब इसको तो मैं कुछ नहीं कहता, इंटरनेट सिग्नल्स वीक होंगे, ये रिकॉर्डिंग जो है फिर आप बाद में भी जो है लेक्चर की सुन सकते हैं। सर आवाज क्लियर आ रही है लेकिन थोड़ी आ रही है। ठीक है, चलिए मैं थोड़ी कोशिश करता हूँ कि ऊंचा बोल लूँ। अच्छा जी, एक साइड पे आपने देख लिया इसका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, ये इसके बेसिक दो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और एक अमाइनो एसिड ग्रुप। तो इसके अलावा तीसरी साइड पे इसका जो सा हाइड्रोजन है, और फोर्थ साइड पे एक आर ग्रुप है, जो बेसिकली एक हाइड्रोकार्बन चेन होती है, और इसमें जो सा चेन जो सा डिफरेंट हो सकती है। अब ये जो सी साइड है ये ऑलमोस्ट सिमिलर रहती है, एक साइड पे हाइड्रोजन रहेगा, इस साइड पे कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा, और इस साइड पे अमाइनो एसिड ग्रुप रहेगा। लेकिन ये जो साइड है आर साइड, ये चेंज हो सकती है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ चेन्स और एलिमेंट्स जितने भी जिसमें ये 4 मॉलिक्यूल का, जिसमें 4 कार्बन है, 10 कार्बन है, तो ये बेसिकली आर साइड जो से इसकी डिफरेंट हो सकती है। ये किसका माइक है, इसको ऑफ करें। अच्छा जी, इसमें अब जो हम लाइक ये हम देख रहे हैं कि इसका
अमाइनो एसिड का बेसिक एक स्ट्रक्चर है। तो ये इस स्ट्रक्चर को जो सा है ये एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। तो जो इस शेप है इसको मूव कराते मतलब ये एक एंगल मतलब प्लेन में मूव कर सकता है। और इसको हम इसमें जो ये कार्बन सेंटर में जिसके साथ ये चारों आपके साइड्स जो चार साइड्स पे जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं जुड़ सकते हैं। एक साइड पे लाइक हमने कहा अमाइनो एसिड ग्रुप है तो आपके ऑक्सिलिक ग्रुप है। इसकी थर्ड साइड पे जो सा है आपका ये साइड चेन जो आर ग्रुप है ये आ गया। इसकी बैक साइड पे जो सा है हाइड्रोजन एटम है। तो ये बेसिकली इसके साथ चार सब्स्टिट्यूएंट सब जुड़ सकते हैं। एक ऐसा कार्बन जिसके साथ चार सब्स्टिट्यूएंट जुड़े और वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। तो ये कार्बन बेसिकली एक चारल सेंटर जनरेट करता है और इस कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो आप नीचे साइड पे देख रहे हैं बेसिकली इसी स्ट्रक्चर में ये जो कार्बन आपको नजर आ रहा है ये अल्फा कार्बन होगा। ठीक है, और ये जो कार्बन है जिसको हम फर्स्ट कार्बन बोल रहे हैं ये आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप से आ रहा है। ठीक है, ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये कार्बन 1 है। जो अल्फा कार्बन है बेसिकली ये कार्बन 2 है। और जो ये आपका बीटा कार्बन या गैमा कार्बन है ये आगे सारे साइड चेन से आ ग्रुप से आ रहे होते हैं। लाइक इसमें अगर आप इस शेप में देखें तो ये बेसिकली ये आपका कार्बन 1 है जो रेड में है, ये कार्बन 2 है। और जितने आगे आर के साथ होंगे पहला जो आर का होगा वो कार्बन बीटा होगा, उससे अगला कार्बन गैमा होगा। इसी तरह ये आगे से आगे जो सा सिस्टम चलता जाता है। इसकी जो सा नेमिंग जो सा है वो इसी तरह है। पहला कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बन है वो आपका कार्बन 1 है। लेकिन जो आपका मेन कार्बन है सेंट्रल जिसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं ये कार्बन 2 है बेसिकली। तो इसी तरह नेक्स्ट जो थर्ड कार्बन होगा वो आएगा आगे थर्ड से ऑनवर्ड जितने भी कार्बन होंगे वो सारे आपके साइड चेन से आ रहे होंगे। तो उसमें बीटा गैमा सिग्मा एप्सिलॉन ये सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं उसमें। जी अगर इसको यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो अमाइनो एसिड्स के बारे में। बीटा गैमा वाला दोबारा बेटा आपकी आवाज़ थोड़ी सी जॉनसन है वो हट गई है जिसके लिए क्लियर आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया। सर ये बीटा गैमा वाला काइंडली दोबारा समझाइएगा। ठीक है, अच्छा ये आप देख रहे हैं कि आपने ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है। ठीक है, ये कार्बन जो सा है सेंट्रल कार्बन है जिसके साथ चार सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़ सकते हैं। लाइक ये जो फिगर आप देख रहे हो ये सेंट्रल कार्बन है। तो इस फिगर में यहाँ पर है ये रेड कलर में जो हाईलाइट हुआ है। ठीक है, इस कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। लेकिन ये अल्फा कार्बन है लेकिन नंबर जो सा है इसका वो 2 है। जो कार्बन 1 है वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड्स में जो कार्बन है वो कार्बन 1 होता है। तो बेसिक जो सेंट्रल कार्बन है जिसके साथ चार सब्स्टिट्यूएंट्स जोड़े हैं कार्बोक्सिलिक अमाइनो साइड चेन और चौथा जो इसके बैक पे हिडन है वो हाइड्रोजन है। तो ये सेंट्रल कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। तो आगे जितने बीटा गैमा सिग्मा एप्सिलॉन ये जितने भी आगे कार्बन होंगे ये सारे आपके साइड चेन में से आएंगे ना। वो क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का आप ऑलरेडी कर चुके हैं, ये फर्स्ट हो गया, इसको साइड पे आप कर दें। ये आपका पहला कार्बन आप समझ लो, इसमें ये सेंट्रल कार्बन है। इसके साथ जितने आगे कार्बन फर्दर जुड़ते जाएंगे जो बेसिकली इस आर ग्रुप के अंदर होते हैं जिसको हम साइड ग्रुप कहते हैं। ये साइड चेन जितनी है ये काफी लंबी सारी चेन होगी। लाइक ये आप देख रहे हो ना, यहाँ पे अगर मैं हाईलाइट कर सकता हूँ ये पार्ट जितना है आपको ये जितना है ये आर ग्रुप है बेसिकली। अगर ये किसी को नजर आ रहा तो बता दें। आ रहा है सर। ठीक है, ये जितने एटम्स है ना ये सारे आर के अंदर है। आर ग्रुप तो साइड चेन है। तो इसके अंदर जितने कार्बन होंगे ना इसका पहला कार्बन जो सा है वो बीटा है, नेक्स्ट कार्बन गैमा, इसी तरह आगे ये सॉन चलता जाएगा। जी अगर आप यानी कि सर इसकी फर्दर ग्रुप्स हैं जिनको हम बीटा गैमा सिग्मा और एप्सिलॉन कहेंगे। ग्रुप्स नहीं, आप चेन में जितने भी कार्बन है ना आर ग्रुप बेसिकली आपको मैंने बताया हाइड्रोकार्बन्स की एक चेन है। लाइक ये जो आप देख रहे हो यहाँ से लेके ये सारे
CH2 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 सारे लगे हुए हैं, तो बेसिकली हाइड्रोकार्बन की एक चेन है। तो जो आर ग्रुप की पहली चेन जो डायरेक्टली अल्फा कार्बन के साथ जो कार्बन जुड़ा होगा ना, वो बीटा कार्बन होगा, उससे अगला गैमा, और इसी तरह सॉन ये चलता जाएगा। मैंने आपको यानी कि सर तीन चार जो ये अल्फा से नेक्स्ट होगा वो बीटा, जो बीटा से नेक्स्ट होगा वो गैमा, जो गैमा से जी नेक्स्ट होगा वो सिग्मा। जी बिल्कुल ठीक है सर। बिल्कुल। समझ आ गई। किसी और ने कुछ पूछना हो तो ठीक है जी। अब आ जाती है क्लासिफिकेशन। बेसिकली दो टाइप को, दो तरीके से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं अमाइनो एसिड्स को। बेसिकली एक तो ये कि इसकी शेप किस तरह है, लाइक अब हमने जिस तरह ये देखा है कि ये एक स्ट्रक्चर है इसका अमाइनो एसिड का, तो बेसिकली अब देखो, आप ये देख रहे हो कि ये राइट साइड पे है, ये लेफ्ट पे, तो बेसिकली ये मस्ट नहीं है कि इसने राइट पे जुड़ना है, इसने लेफ्ट पे जुड़ना है। तो बेसिकली इसके दो डिफरेंट कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकते हैं। तो लाइक अगर आप इसको रखो कि एक मिरर हो, और अगर आपने एक कार्बन एटम को इसको अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल के साथ रखो, तो उसका रेप्लिकेशन जो आ जाए, तो ये दोनों जो उसकी ना साइड्स, लाइक ये दोनों साइड्स पॉसिबल हो सकती हैं। मतलब एक साइड को आपने रखा और उसको मिरर में देखा, तो दूसरी साइड जो सी आप मिरर इमेज के तौर पे देख रहे हो, एक्चुअली वो साइड भी बननी पॉसिबल है। तो एक साइड को जो सा है हम, जिसमें आपका लेफ्ट साइड पे आपका ये अमाइनो एसिड लेफ्ट साइड पे आएगा, तो ये एल्जोमेट्री कहलाएगी। और जिस साइड पे अगर आपका अमाइनो एसिड राइट साइड पे आएगा, तो ये बेसिकली डी ज्योमेट्री कहलाएगी। डी मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड एल मतलब लीवो रोटेटरी। तो जो आपके बैक्टीरिया जो सिंगल सेल हैं उनकी डी ज्योमेट्री है, और जितने हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो मल्टी सेलुलर हैं उनकी एल ज्योमेट्री है, जिसमें अमाइनो एसिड आपका लेफ्ट साइड के ऊपर आ रहा है। तो बेसिकली ये आप समझ लो कि ये एक दूसरे के ना मिरर इमेजेस बन सकते हैं। मतलब दो डिफरेंट उसको स्ट्रक्चर बनने की कह लें पोजीशन कि है। एक शेप मतलब आपकी ये राइट साइड से भी जोड़ सकती हैं चीजें और लेफ्ट साइड से भी जोड़ सकती हैं। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि इसने लेफ्ट राइट पे ही जुड़ना है आपके इसमें अमाइनो एसिड ने, या लेफ्ट पे जुड़ना है। ये दोनों साइड पे पॉसिबिलिटीज है। तो बेसिकली एक दूसरे के रेप्लिकेशन इमेजेस हैं। तो इस पे मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखा देता हूँ। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग इसकी आवाज और सा है वो सुन पाए। समझ ना आई हो तो बताएं। जी आपको ये जो क्लासिफिकेशन है डी और एल क्लासिफिकेशन अमीनो एसिड्स की, ये क्लियर हो गई है। रिपीट सर रिपीट कर दें एक बार। अच्छा, ये पूछा मैं लाइसिन क्यों लिखा था। लाइसिन जो सा है अमीनो एसिड का एक डिफरेंट, लाइक जिसे मैंने बताया 20 अमीनो एसिड है, तो उसमें से एक का नाम लाइसिन है। आपको क्या समझ नहीं आई है? ये एल टाइप जो सर एनेंटियोमर्स के बाद आती है, एल टाइप क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड, ये नहीं समझ आई। आपने ये वीडियो देखी थी?
मैं इसको दोबारा प्ले करता हूँ, ठीक है, इसको आप दोबारा से देखें और जरा और से देखें। मैं बेसिकली आपको बता देता हूँ कि ये है क्या। कि इसमें 4 सेंट्रल जो कार्बन है अल्फा कार्बन, उसके साथ 4 सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़े हुए हैं। एक हाइड्रोजन है, एक कार्बोक्सिलिक है, एक अमाइनो है, और थर्ड दिस वन इज आर ग्रुप ये बेसिकली आर ग्रुप है। साइड चेन आप देख रहे हैं, इसमें डिफरेंट है, इसमें डिफरेंट है, इसमें डिफरेंट है। बेसिकली साइड चेन आपकी डिफरेंट होगी, लेकिन ये आपका कार्बोक्सिलिक ही रहेगा। अब इसमें इसने लिखा है तो इसमें बेसिकली चार्ज नहीं है, इसमें दोनों में चार्ज नहीं दिखाया हुआ, इसमें चार्ज लिखा है, इसमें एक्स्ट्रा हाइड्रोजन के साथ चार्ज आ गया, इसमें हाइड्रोजन रिमूव होने की वजह से चार्ज आ गया। दिस इज अ डिफरेंस। तो इनमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। बेसिकली ये 4 साइड इसकी फिक्स्ड है, 3 साइड इसकी फिक्स है, चौथी साइड जो सी है इसकी वो डिफर करती है। अब तो लाइक आपने देखा कि सेंटर के साथ 4 चीज़ों ने छोड़ना है। अब ये 4 चीज़ों की जरूरी नहीं कि पोजीशन जो सा है वो फिक्स रहे। लाइक के आपका अमाइनो ये लेफ्ट पे ही जुड़े, ये पॉसिबल नहीं है, ये आपका राइट पे भी जुड़ सकता है। इसी तरह अगर ये राइट पे जुड़ेगा तो आपका कार्बोक्सिलिक जो सा है वो लेफ्ट साइड पर आ जाएगा। तो बेसिकली ये डिफरेंस है इसमें। जो आपकी डी शेप है उसमें आपका अमाइनो हमेशा राइट पे आएगा। ये अगर आप देखें तो इसमें डी बनना ज़्यादा इजी है बनिस्बत के इसको अगर आप डी बनाओ तो ये इतना इजी नहीं, क्योंकि इसमें साथ ही दूसरी बॉन्डिंग आ जाती है। तो ये बेसिकली सिंगल है, तो इसको डी जहाँ से अगर आप देखो तो ये डी बनाना आसान है, ये डी बनाना जो सा है मुश्किल है। तो ये उल्टा डी है, जो उल्टा डी बनेगा बेसिकली उसको आप कह लो कि आप एल शेप कह रहे हो, एल ज्योमेट्री कह रहे हो जी। अगर आप भी समझ नहीं आया तो फिर बताएं। तो बेसिकली ये जोन सा है दोनों, लाइक अगर बेसिकली ये जोन सा है ये अगर आप ये वाला एलिमेंट आपके पास हो एल और इसके दरमियान में आप इधर मिरर रख के देखें तो आपको क्या चीज नजर आएगी। आपको जो नजर आएगा मिरर के अंदर वो ये शेप होगी, तो ये डी इमेज होगा। तो बेसिकली ये डी इमेज, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। यानी कि सर किसी भी ग्रुप का एनोमर उसका एल शेप होगा जी। एल जोन सा है वो उसका जो एनेटोमर है वो डी शेप है। ओके सर आ गई समझ। ठीक है। अब दूसरी जो क्लासिफिकेशन है वो बेसिकली आर की ऊपर डिपेंड करती है। लाइक जो साइड चेन है वो डिफरेंट हो सकती हैं। तो उसमें डिफरेंस क्या हो सकता है कि एक तो वो दो चीज़ें डिफरेंस होती हैं कि एक तो वो एलिपैथिक है या एरोमेटिक है। अब ये एक तो मैंने आपको लिखा हुआ है टाइप एरोमेटिक, और ये बाकी जितनी टाइप्स हैं नॉन पोलर, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पोलर, इसमें मोस्टली जो सी है ना ये मोस्टली एलिपैथिक हैं। इसमें कोई एक दो रेयर चांसेस हो सकते हैं कि उसमें कोई एरोमेटिक कंपाउंड आ जाए, बट ये जो सी है नॉन पोलर एलिफेटिक, ये कम्प्लीटली एलिफेटिक है, इसमें कोई एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होता। अब एरोमेटिक और एलिफेटिक का अगर आपको डिफरेंस आइडिया है कि नहीं है? यस सर है। एरोमेटिक ऐसा यानी कि कंपाउंड जो स्मेल दे, फ्रेग्रेंस दे, बेंजीन रिंग टाइप। हाँ बेसिकली इसमें आप ये समझ लो कि मैं इसकी वो बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज के ऊपर नहीं जाता, जो स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंस है ना। एरोमेटिक जो है बेंजीन टाइप होता है, लाइक वो एक आपका हेक्सागोनल शेप होगा, और जो एलिफेटिक होगा ना वो उसकी शेप इस तरह होगी कि वो सिंगल चेन जो है ना, जिस तरह आपने ये चीज़ देखी है, ये जो स्ट्रक्चर है ये एलिफेटिक है, क्योंकि इसमें ये एक रिंग शेप नहीं बना रहा। तो जितने आपके नॉन पोलर और एलिफेटिक अमीनो एसिड्स हैं बेसिकली ये न्यूट्रल होते हैं, और इनकी जो साइड चेन है ये हाइड्रोफोबिक होती है। एरोमेटिक जो से हैं ये अबाउट इनमें आप समझ लो कि ये पोलर, इसमें कुछ पोलर है कुछ नॉन पोलर है, लेकिन जनरली हम इनको हाइड्रोफोबिक लेते हैं। इसमें सिर्फ एक आध एक्सेप्शन केस है जो एक थोड़ा सा हाइड्रोफिलिक, आप उसको कहो पोलर है तो पोलर होगा तो वो थोड़ा सा हाइड्रोफिलिक होगा, लेकिन कंपैरेटिव टू प्योर हाइड्रोफिलिक तो उसकी हाइड्रोफिलिसिटी फिलिक प्रॉपर्टी भी जो है वो काफ़ी थोड़ी होती है। तो इसलिए हम जनरली एरोमेटिक जो को हम नॉन पोलर आप कह लो कि हाइड्रोफोबिक कंसिडर करते हैं।
इसके अलावा जितनी आपकी ये टाइप्स हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज में मैंने आपको बताया पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब वो एक हाइड्रोजन एटम को एक्सेप्ट करेगा। तो जो एक्सेप्ट करता है हाइड्रोजन एटम को, वो बेसिकली वो एक बेसिक उसकी pH जो सी है वो बेसिक की तरफ होती है। तो जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज तब आएगा जब वो हाइड्रोजन एटम डोनेट करेगा। तो डोनेट जो सा हाइड्रोजन एटम वो हमेशा एसिडिक एलिमेंट करता है, बेसिक एलिमेंट नहीं करता। और अमाइन जोन से है, अगर आप एक आर ग्रुप में एक अमाइन आ जाता है तो बेसिकली वो आपका बेसिक होता है, और अगर आपके आर ग्रुप में भी कार्बोक्सिलिक टाइप आ जाए तो वो बेसिकली एसिडिक हो जाएगा। सर ये पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज ज्विटर आयन की वजह से है ना? किस वजह से? ज्विटर आयन, ज्विटर आयन। जी बिल्कुल उसी वजह से। और जो लास्ट आपके पोलर और अनचार्ज है, बेसिकली ये भी आपके पीएच जोन सी है कि न्यूट्रल होती है। लाइक ये आपके 3 जोन से हैं न्यूट्रल हैं, और एक आपका बेसिक इसमें अमाइनो एसिड की क्लास है, और एक एसिडिक है। तो जो फर्स्ट है नॉन पोलर और एलिफेटिक, इसमें बेसिकली आपको पता है कि इसमें ये पोलर नॉन पोलर है, तो इसमें मतलब कि इसमें पोलर फंक्शनल ग्रुप्स नहीं है। जो पोलर फंक्शनल ग्रुप्स ही नहीं होंगे तो बेसिकली वो हाइड्रोफोबिक होता है, क्योंकि पोलर एलिमेंट जितने हैं वो आप समझ लो कि वही डिसॉल्व होते हैं। जो डिसॉल्व हो सकती है चीज़ वही हाइड्रोफिलिक है, जो डिसॉल्व नहीं हो सकती वो बेसिकली हाइड्रोफोबिक होती है। तो जब वो हाइड्रोफोबिक होगी, तो जिस तरह हमने पढ़ा माइसेल्स होते हैं, तो बेसिकली वो क्लस्टर शेप ही है ना एक तरह से। तो ये जितने अमाइनो एसिड हैं ये बेसिकली एक क्लस्टर शेप बनाएंगे, और जब क्लस्टर बनेगी तो उसकी उस प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो उनसे वो मजबूत होगा, वो लाइक आपस में जुड़ जाएगी। और जब वो जुड़ जाएगी तो वो एक सॉलिड भी हो जाएगी, और दूसरी बात वो डिसॉल्व भी नहीं होगी। नेक्स्ट जो है जी वो एरोमेटिक अमाइनो एसिड है। अब इसमें ये जनरली, जिससे मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोफोबिक है, लेकिन इसमें जो लास्ट स्लाइड दोबारा ओपन कीजिएगा। लास्ट जी बेटा लिखा हो सर, इसमें लिखा होगा कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एक्सेप्ट। हाँ जी बेटा, इसमें ये देखो, इसमें आप क्या देख रहे हो, ग्लाइसिन में सेंट्रल अल्फा कार्बन है, आपके साथ कार्बोक्सिलिक है, अमाइनो है, हाइड्रोजन है, और उसके साथ इस साइड पे क्या है, सिंपल एक हाइड्रोजन है। और इधर आप देखो कि इधर कितने बॉन्ड्स हैं। तो बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स आ जाएगा कि ये कॉम्प्लेक्स लगेगा आपको। इसी तरह कंपैरेटिव टू दिस यानी कि सर वो जो ग्लाइसिन है ये सिंपल अमाइनो एसिड है। बिल्कुल जी, ये सबसे सिंपल अमाइनो एसिड है। जितने भी 20 अमाइनो एसिड हैं सबसे सिंपल अमाइनो एसिड है वो ये ग्लाइसिन है। ठीक है सर, ओके। नेक्स्ट जो है एरोमेटिक अमाइनो एसिड है। लाइक ये आप देख रहे हैं, इसमें सेंटर में आपको ये मस्त चीज मिलेगी। लाइक इसका जितना भी आर साइड में आपको ये चीज एक स्ट्रक्चर जो है रिंग स्ट्रक्चर जो है वो क्लास 1 है। अब जिस आपको इसमें ये आप जो देख रहे हैं फिनाइल लनाइन ट्रिप्टोफैन, ये दोनों जो से हैं ये हाइड्रोफोबिक हैं। ये थोड़ा सा ट्रायोसाइन जो है टायरोसाइन, ये थोड़ा सा हाइड्रोफिलिक हो सकता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन एटम मौजूद है, जिसकी वजह से इसमें थोड़ा सा जो पोलैरिटी है। ये जो सा है दोनों नॉन पोलर है, इसी वजह से ये प्योरली हाइड्रोफोबिक है। ये इसमें थोड़ी सी हाइड्रो फैसिलिटी की ऑप्शन मौजूद है ड्यू टू दिस ऑक्सीजन एटम, क्योंकि इसकी वजह से ये थोड़ा सा इसमें पोलैरिटी पोलर मॉलिक्यूल बन जाता है। लेकिन इन कंपैरिजन टू अदर लाइक ये जिस तरह हमने देखा था कि ये भी हाइड्रोफोबिक है, ये आगे जो हम देखेंगे ये हाइड्रोफिलिक है सारे, तो ये थोड़ा सा एक हाइड्रोफिलिक है, लेकिन इसकी हाइड्रोफिलिटी बहुत कम होती है, तो इसको भी हम जनरली हाइड्रोफोबिक ही कंसिडर कर लेते हैं। इसके अलावा जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं इनमें ये खासियत है कि ये लाइट अल्ट्रा वायलेट लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अल्ट्रा वायलेट लाइट जब एब्जॉर्ब कर लेंगे तो अल्ट्रा वायलेट लाइट्स के थ्रू हम इन्हें किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। बैक कैलकुलेशन, जिस तरह हमने सुना है बैक कैलकुलेशन की जा सकती है। तो ये बेसिकली एक मेथड है, हमें पता चल गया कि ये
इनमें एब्जॉर्ब हो जाती है अल्ट्रावायलेट लाइट, तो हम बेसिकली अल्ट्रावायलेट लाइट को यूज कर लेते हैं इनको डिटेक्ट करने के लिए एरोमेटिक अमीनो एसिड्स को। अच्छा जी, ये पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स हैं, ये हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक तो है, अब इसमें आप देख रहे हैं इसमें ऑक्सीजन एटम नहीं, तो फिर ये हाइड्रोफिलिक किस एटम की वजह से है? इसमें एक चीज कॉमन आपको शायद नजर आ रही हो, एक ऐसा एटम है जो इसको हाइड्रोफिलिक बना रहा है। जितने भी आपके सामने लाइसिन, एर्गिनाइन और हिस्टिडाइन, ये जितने भी आपके सामने लिखे हुए अमीनो एसिड, इनमें एक चीज ऐसी है जो इसको पोलर बनाती है। अगर कोई स्टूडेंट इसमें से वो गाइड करके, लाइक आपने इस जो रेड में हाईलाइट है इन्हीं में से डिटेक्ट करनी है वो चीज कि इनमें से कौन सा एटम जो सा है इसको हाइड्रोफिलिक बना सकता है। जी सर ये हिस्टाडाइन। बेटा हिस्टोडाइन तो है, तो बाकी दोनों भी जो से हैं पोलर ही है ना। हाइड्रोफिलिक है तो इसका मतलब है ये पोलर है। बेटा इसमें मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस वजह से आती है पोलर में? सर इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की वजह से आती है। किसकी वजह से आती है? पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। बेटा जी इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस जो से हैं वो किस वजह से आते हैं? लाइक मैं आपको बता देता हूँ कि किसी भी एटम के पोलैरिटी की वजह से। जी किसकी वजह से? पोलैरिटी की वजह से। यही तो पूछ रहा हूँ, पोलैरिटी किस वजह से आ रही है? सर चार्ज डिफरेंस की वजह से। यस सर। आपने आपने एटम का स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है? एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा हुआ है आपने? यस सर। यस सर। उसके आउटर जो इनर शेल होता है इलेक्ट्रॉन्स का, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और बाहर वाले शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं और उसको कितने चाहिए। अगर उसको चाहिए ज्यादा और उसके पास है थोड़े, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। अगर उसके पास ज्यादा है और थोड़े उसको चाहिए अपने आउटर शेल को कंप्लीट करने के लिए, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी बढ़ेगी तो आपकी पोलैरिटी बढ़ेगी। आपका जो चार्ज आप कह रहे हो ना, वो चार्ज सिर्फ इस वजह से आता है कि इलेक्ट्रॉन्स की कमी या ज्यादती की वजह से कम या ज्यादा होता है, तो वो ही चीज आपकी पोलैरिटी को क्रिएट करती है। तो बेसिकली इसमें जो सा है, ये जो नाइट्रोजन का एटम है ना, ये बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन नेचर। तो इसकी वजह से ये जितने भी आप देख रहे हो ये सारे हाइड्रोफिलिक है, क्योंकि ये इनको पोलर बना रहा है नाइट्रोजन का एटम। अच्छा जी, अब आप इसमें से मुझे कोई स्टूडेंट बताए कि ये लाइसाइन में यहाँ पे गैमा कार्बन कौन सा है? सर ये थर्ड वाला नीचे की तरफ आते हैं जब। कौन सा वाला? ये सर नंबर उसका 4th आ गया, इससे नीचे वाला। सर इससे नीचे वाले से भी नीचे वाला। ये वाला ये Yes, गैमा है, sir. ये गैमा है कि ये गैमा है? अल्फा बीटा गैमा सर, ये थर्ड वाला जहाँ पे तीर का निशान है। ये वाला? यस सर। यस सर यही वाला। जी यही गैमा है कि नहीं? सर इससे यस ऊपर सर वाला यही है, गैमा सर होगा। यही है। सर इससे ऊपर सर बीटा। ये कौन सा है? अल्फा सेंटर वाला अल्फा सेंटर वाला अल्फा। सर सेंटर वाला अल्फा कौन उसके सा है? नीचे बीटा, अल्फा उसके कौन नीचे सा है? गैमा। सेंटर वाला जो है, सर सेंटर ये वाला जो जहाँ है, से ब्रांचेस बन रही हैं। जहाँ पे एरो है, ये कौन सा कार्बन है? सर ये रेड लाइन ये सर सर ये बीटा है, सर ये बीटा है। ठीक है, ये बीटा है। ये गैमा है, ये गैमा है, गैमा है सर। ये इसका पता नहीं है। सिग्मा। ये नाम नहीं सिग्मा है आता। सर। जी सर ये सिग्मा के बाद वाला नहीं आता। एप्सिलॉन।
सर सिग्मा के एप्सिलॉन बाद एप्सिलॉन। तो ये पता नहीं। ठीक है जी। इसी तरह अब ये नेगेटिवली चार्ज है, इसमें अगर आप देख रहे हैं तो ये भी हाइड्रोफिलिक है। अब ये हाइड्रोफिलिक किस वजह से है? जी क्योंकि सर ये H पॉजिटिव डोनेट करते हैं। जब H पॉजिटिव डोनेट होता है तो वो पार्शली सॉल्युबल इन वाटर होता है, इस वजह से ये हाइड्रोफिलिक है। बेटा जी ये पोलर किस वजह से, मुझे ये बताएं। सर हाइड्रोजन की वजह से। हाइड्रोजन की वजह से कभी हाइड्रोजन चीज लेके पोलर हो पोलर हाइड्रोजन की वजह से कभी सर बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह का डिफरेंस जब आएगा ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी तो ही आपका पोलर बनेगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की वजह से आती है। नो सर। फिर ये किसकी वजह से आ रही है? वाटर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस एटम की वजह से आती है? OH की वजह से सर। OH की वजह से? जी मैंने बेटा एटम पूछा है, आपने एटम का नहीं बताया, आपने कुछ और चीज बताई है। OH एटम नहीं है। इलेक्ट्रॉन डिफरेंस की वजह से। किस एटम के इलेक्ट्रॉन के डिफरेंस की वजह से? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। यस सर। हाइड्रोजन के बेटा जी इलेक्ट्रॉन के कितने शेल होते हैं? एक शेल होता है, दो शेल होता है? एक सर। एक शेल होता है। हाँ तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? दो इलेक्ट्रॉन। उसने तो जब वो वाटर में है तो उसने हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ तो अपना शेल बना लिया, तो उसके तो दो इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, तो फिर उसके ऊपर किस तरह नेगेटिव चार्ज आएगा? बेटा जी ऑक्सीजन की वजह से होता है। ये आपको मैंने जब वाटर वाला लेक्चर पढ़ाया था तो इसमें आप जाके दोबारा देखें, ये चीज़ें उसके अंदर मेंशन है सारी। इसमें ऑक्सीजन एटम की वजह से ये हाइड्रोफिलिक है। ठीक है, तो जी इसमें अल्फा बीटा गामा कहाँ पर है? इसमें 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 कितने हैं? इसमें आप सिग्मा एट कार्बन है, आप सिग्मा एट कार्बन है। नो सर, इसमें सिग्मा कार्बन नहीं है। और इसमें कौन सा कार्बन नहीं है? और इसमें कौन सा कार्बन नहीं है? सिग्मा है सर इसमें। हाँ तो कौन सा नहीं है? हाँ तो कौन सा नहीं है? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नहीं है। एप्सिलॉन। ठीक है, ठीक है। अब लास्ट हम आ जाते हैं। तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि डिफरेंट जो सा है, इसमें कहीं ना कहीं ऑक्सीजन एटम या कुछ में आपको ऑक्सीजन ही तो नजर आएगा, तो सल्फर नजर आएगा। और इसमें आपको अमाइड जो सा नजर आ रहा है। तो ये बेसिकली ये सारी चीजें जितने भी एटम्स हैं ये सारे पोलर होते हैं, जिसकी वजह से इनकी पोलैरिटी जो सी है वो कम या ज़्यादा होती है। अब इसमें हाइड्रोक्सल जो से है, हाइड्रोक्सल की पोलैरिटी ज़्यादा होगी क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का एटम है। अमाइड में नाइट्रोजन है और इसमें सल्फर है। तो इसकी जो ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा है, उसके बाद नाइट्रोजन के एटम के साथ जो भी आप कॉम्बिनेशन है उसकी आएगी पोलैरिटी, और थर्ड पे आपके लेवल पे आपकी इसमें सल्फर का एटम है उसकी आपकी पोलैरिटी आएगी। ठीक है, तो ये भी बेसिकली आपके अनचार्ज है, लेकिन ये पोलर है, मतलब ये वाटर में सॉलिड फिलिक हो गया। तो लास्ट की हम आ रहे हैं पेप्टाइड्स के ऊपर। अगर यहाँ तो किसी को इसकी क्लासिफिकेशन समझना ये तो बता दें, क्लासिफिकेशन में कोई क्वेश्चन? नो सर, ओके। अच्छा जी, पेप्टाइड्स बेसिकली आपने हमने अमाइनो एसिड पढ़ सर लिया। और काफी है जी ये नहीं ये बस लेक्चर दो तीन लेंथी हो स्लाइड गया ये सर जी। करके तो खत्म। कोई नहीं, ये 2-3 स्लाइड्स हैं तो ये करके भी खत्म हो जाएगा। तो बेसिकली अमाइनो एसिड जो सा समझ लो ईंटें हैं। अमाइनो एसिड तो अगर आप समझ लो कि सैकड़ों हजारों ईंटें जुड़ जाएंगी तो वो एक बिल्डिंग बन जाएगी। तो बेसिकली केमिकली हम इसको पॉलीमर बोलते हैं। और ये अमाइनो एसिड पॉलीमर का जो इनका पॉलीमर होता है, जब ये इनके आपस में जुड़ जाते हैं तो जुड़ के जो चीज़ बनती है उसको हम
प्रोटीन कहते हैं, कुछ लोग इसको कभी कभार पेप्टाइड भी कह देते हैं, लेकिन एक्चुअली जो पेप्टाइड है वो बेसिकली एक बॉन्ड है जो दो डिफरेंट अमाइनो एसिड्स के दरमियान में होता है। अब अमाइनो एसिड हमने पढ़ा है 20 डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है। तो ये किसी भी दो सिमिलर के दरमियान भी बन सकता है और दो डिफरेंट अमाइनो एसिड के दरमियान भी बन सकता है। तो जो बॉन्ड इनके दरमियान बनेगा एक्चुअली होता है ये कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन इसको इजीनेस के लिए हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड में होता क्या है, लाइक आप ये देख रहे हो एक साइड पे आपका एक अमाइनो एसिड है, ये दूसरा अमाइनो एसिड है। अच्छा, अब ये इसकी कार्बोक्सिलिक साइड है और इसकी अमाइनो साइड है। जब ये दोनों आपस में कंबाइन होती हैं, बेसिकली एक साइड की अमाइनो एसिड की कार्बोक्सिलिक और दूसरे की अमाइनो एसिड आपस में कंबाइन होगी, और होगा क्या कि इसमें से आपका OH रिमूव होगा और इसमें से H रिमूव होगा, और ये मिलके आपका वाटर निकलेगा। तो जो इसके बाद आपस में ये जुड़ेंगे तो ये बॉन्डिंग जो है, इस बॉन्ड को आप पेप्टाइड बॉन्ड कहते हो। ये वाला जो बॉन्ड है ये पेप्टाइड बॉन्ड है एक्चुअली। तो बेसिकली आप इसको कह सकते हो कि ये कंडेंसेशन रिएक्शन है। लाइक आप ये लिक्विड फॉर्म में आप जिस तरह आ जाए चीज़, तो क्योंकि सारी बात है ये जब बॉन्ड आपस में मिलेगा तो पानी निकला, तो पानी इसको थोड़ा थोड़ा इससे गिरद आ जाएगा, तो हमें आउट आप अगर इसको मैक्रो स्केल पे जाके देखोगे तो ऐसे ही लगेगा जैसे लिक्विड है, लेकिन लिक्विड के अंदर जो सा है ये पेप्टाइड बॉन्ड बन के आपस में अमाइनो एसिड जुड़े होंगे, और ये अमाइनो एसिड आपस में जुड़ के जो सा है आपका प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो जिस तरह ये मैंने बताया था कि एक साइड पे आपका ये अमाइनो है और दूसरी साइड पे कार्बोक्सिलिक है। तो कार्बोक्सिलिक हमेशा लेफ्ट साइड पे होगा और राइट साइड पे जो सा है उसके साथ जो जुड़ेगा वो राइट साइड से आके हमेशा अमाइनो जुड़ेगा। और ये कॉम्बिनेशन लाइक ये दो आपस में अमाइनो एसिड्स जोड़ रहे हैं इस तरह। अब ये इसकी भी कार्बोक्सिलिक साइड ये फ्री है, इसके साथ इधर से एक और आके अमाइनो का ग्रुप अमाइनो एसिड का ग्रुप विद इट्स अमाइनो साइड वो इसके साथ कंबाइन है। अगर ये दो अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल आपस में जोड़े हैं तो इसको हम डाइपेप्टाइड कहेंगे। अगर ये इनके दरमियान ये बिटवीन 3 मॉलिक्यूल्स है, एक दो और इसके साथ एक और तीसरा, तो इसको ट्राइपेप्टाइड कहेंगे। आल्दो इसके अंदर दो बॉन्ड्स हैं, लेकिन ये ट्राइपेप्टाइड कहलाएगा क्योंकि इसमें 3 अमाइनो एसिड जोड़ रहे हैं। इसी तरह अगर ये 3 से ज़्यादा हो जाए तो उसको ओलिगोपेप्टाइड, और अगर ये हज़ारों के तादाद में हो जाए तो इसको पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। पॉलीपेप्टाइड ही जो सा है आपका एक्चुअली पॉलीमर होता है या प्रोटीन होता है। सर पेप्टाइड एक्चुअली वाटर होगा कि या जो दरमियान में बॉन्ड बनेगा जो यानी कि दो चीजों के ये दरमियान देखें, वो ये पेप्टाइड आपके सामने ये जो हाईलाइट चीज़ है, ठीक है, ये दोनों चीज़ों को जोड़ने वाला ये कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान एक छोटी सी जो लकीर नजर आ रही है बॉन्ड की, ये बेसिकली ये पेप्टाइड बॉन्ड है। सर मैं पेप्टाइड के बारे में पूछ रहा हूँ, पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में नहीं। जी बेटा, मैं पेप्टाइड बॉन्ड का ही बता रहा हूँ कि ये दो अमीनो एसिड जो जोड़ रहे हैं, इसकी कार्बोक्सिलिक साइड जो होती है ये जोड़ रही है, आपस में एक बॉन्ड बना रही है। इसने अपना OH रिमूव किया, इसने अपना O रिमूव किया, और इसने आपको लाइक आप ये देख लो कि इसने इससे एक O रिमूव हुआ है और इससे H2 रिमूव हुआ है। तो बेसिकली उसके बाद जो आपस में इनके दरमियान बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड को हम पेप्टाइड कहते हैं। ओके सर। तो ये उसी का एक 3D स्ट्रक्चर जो सा है ना, डाइपेप्टाइड का 3D स्ट्रक्चर, और ये इसका सिंपल स्ट्रक्चर जो केमिकल शेप में हम लिख सकते हैं, तो ये वो है। अब इसमें जो नंबरिंग जो सा है कार्बन एटम्स की हमेशा लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगी। लेफ्ट साइड पे हमेशा मैंने आपको बताया था कि अमाइनो एसिड लेफ्ट पे, लाइक ये अगर आप देख रहे हैं तो इसकी अमाइनो एसिड लेफ्ट पर है, लेकिन इसका जुड़ेगा कौन सा, कार्बोक्सिलिक साइड जो सी है वो बॉन्ड बनाएगी। तो बेसिकली ये साइड इसकी फ्री रहेगी। हाँ, अगर इसके साथ कोई और अमाइनो एसिड इधर आके जुड़ जाए तो उसकी कार्बोक्सिलिक इसके साथ जुड़ेगी, लेकिन तब उसकी इधर जो सा है अमाइनो साइड फ्री रहेगी। तो बेसिकली ये अमाइनो साइड से इसकी अगर एक आपका पेप्टाइड बन गया है और डिफरेंट, ये आप समझ लो कि ट्राइपेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड है, तो इसमें बेसिकली ये क्या होगा कि लेफ्ट साइड जो सी है ये अमाइनो टर्मिनल कहलाएगी, क्योंकि इधर अमाइनो साइड जो सी है इसकी फ्री रहेगी, और जो राइट साइड का टर्मिनल होगा वो कार्बोक्सियल टर्मिनल कहलाएगा, क्योंकि इसमें कार्बोक्सियल फ्री रहेगी। जाहिर बात है किसी न किसी इसकी लेंथ जरूर
ये नहीं है कि ये अनलिमिटेड तो नहीं है, कहीं ना कहीं इसकी लिमिट होगी, 1000 हो जाए, 2000 हो जाए, 10,000 हो जाए, इससे जितने भी बनने होंगे, लेकिन एक ना एक साइड इसकी मतलब दोनों एंड्स पे एक एक साइड फ्री रहेगी, तो बेसिकली टर्मिनल्स कहलाते हैं इसके। तो अब ये लास्ट पे जो है कि जी पेप्टाइड्स के फंक्शंस क्या हैं। एक तो ये कि ये हार्मोन्स जितने भी हैं वो बेसिकली पेप्टाइड्स हैं, लाइक जिस तरह हमने पढ़ा था कि जी ये डिफरेंट फंक्शंस कर सकते हैं प्रोटीन्स। तो बेसिकली जितने भी इंसुलिन है ये पेप्टाइड्स की ही एक किस्म है। तो बेसिकली मैसेंजर जो सा है वो एक से दूसरी साइड पे जिस्म के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जितने भी मैसेजेस ट्रांसफर होते हैं वो हार्मोन्स के थ्रू होते हैं, और हार्मोन्स जो सा है वो बेसिकली पेप्टाइड्स या प्रोटीन्स के, प्रोटीन आप कह सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि समटाइम प्रोटीन्स को भी आप पेप्टाइड कह सकते हैं, लेकिन इसे जो बॉन्डिंग है एक्चुअली वो पेप्टाइड होती है। पेप्टाइड प्रोटीन को आप कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअल चीज़ इसमें जो बॉन्डिंग है डिफरेंट अमाइनो एसिड्स की जो प्रोटीन को बना रही है उसको पेप्टाइड कहा जाता है। तो ये जो हार्मोन्स, ये लाइक हमने पहले भी जो फंक्शन पर पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन का, जिसमें हेमोग्लोबिन की हमने एग्जांपल पढ़ी थी, तो वो एक स्पेसिफिक एग्जांपल हो जाती है। तो बेसिकली हार्मोन्स जो सा है एक जनरल टाइप ऑफ समझ लो कि जो मैसेंजर है, जो एक साइड से लाइक आपने दिमाग के सेल्स जो सा है कुछ हार्मोन्स क्रिएट करेंगे या आपको मैसेज क्रिएट करेंगे डिफरेंट अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी कि उन्होंने कैसे फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाना है, किस तरह करवाना है, क्या कैसे कैसे उसकी कोडिंग चलनी है, वो सारी जितनी है वो हार्मोन्स के थ्रू ट्रांसफर होगी। तो ट्रांसफर बेसिकली किसकी वजह से हो रही है? एक्चुअली प्रोटीन्स की वजह से। तो ये एक्चुअली नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, इनको आप समझ लो कि ये मैन मेड नहीं है। जो मैन मेड पेप्टाइड्स या प्रोटीन्स हैं वो बेसिकली एंटीबायोटिक्स हैं। जितनी भी आपकी मेडिसिन हैं जो एंटीबायोटिक हम लेते हैं वो एक्चुअली प्रोटीन्स होती हैं, और ये आर्टिफिशियली बनाई गई होती है ताकि ये बैक्टीरिया के जितने भी प्रोटीन जी सर ये जो हार्मोन्स होते हैं ये सिर्फ ब्रेन सेल्स में से ही सीक्रेट होते हैं कि जिस्म के मुख्तलिफ ये डिफरेंट पार्ट से हो सकते हैं, क्योंकि इसमें फिर हार्मोन्स की आपकी टाइप डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं। लाइक मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल दी थी कि ये दिमाग से होते हैं, ये डिफरेंट जो सा है डिफरेंट बॉडी के पार्ट से आपके हार्मोन्स जो सा है जनरेट होते हैं। लाइक वो उन्होंने जहाँ से जनरेट हो रहे हैं तो उन्होंने अगली साइड पे जहाँ पे जाना, उन्होंने अपना एक मैसेज ट्रांसफर करना है कि आगे अगले हिस्से ने क्या काम करना है, या अगर हार्मोन्स गए हैं तो उन्होंने क्या मैसेज ट्रांसफर किया है, कौन सी चीज़ को कम या ज़्यादा करना है। तो जितने मैसेजेस हैं बेसिकली वो मकसद होता है हार्मोन्स का। ओके सर। जी जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? जी, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताएं। नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं। थैंक यू सर। चलें ठीक है, फिर आज की क्लास जो हम खत्म करते हैं। तो अपना हम्माद और बिलाल दोनों यहाँ पर हैं। जी सर। अच्छा, आज आप देख लें तकरीबन अराउंड 80 स्टूडेंट्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स मिस हैं, तो ये ना हो कि सारों की अटेंडेंस मेरे पास प्रेजेंट में शो हो रही हो। ओके सर। तो अटेंडेंस जो सा केयरफुली मार्क कीजिए। ठीक है सर। ठीक है सर। ओके जी। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़ सर। हमाद यार अटेंडेंस हमाद नहीं आई थिंक। फिर सर फिर हमारी सायरा दिया तो वो भी फिलहाल अब हम जा सकते हैं। जाओ। जी यार हमारी अटेंडेंस कर लीजिएगा। ओके सीआर नहीं है। तो आप लोग जीआर का है, उसे कहना स्क्रीन। मैं रेडियोलॉजी की जीआर की बात कर रहा हूँ। सीआर भी नहीं है। अच्छा, कोई आप लोगों में से ले लें तो उसे हमारे को भेज दो यार। मैं स्क्रीनशॉट लेके हमाद को सेंड करने लगा हूँ। ओके बस कर दो। अच्छा ये जो एक पेपर का है फिलहाल फिजियोलॉजी की तो सेंड कर स्लाइड क्या वो अभी नहीं आई, वो आती है मैं भेजता हूँ। फिजियोलॉजी भाई हाँ वो भेज दे। ओके।
ठीक। जाएं हम? हाँ जी छुट्टी। नहीं है आपकी स्क्रीनशॉट हम जाएं? स्क्रीनशॉट हम तो लेके बता दें यार पहले, फिर इनको जाने दें। यार बिलाल कुछ लोग पहले ही छोड़ गए स्क्रीनशॉट लेने से पहले। यार अपना तो और मसला है ना, मैं तुम लोगों की अटेंडेंस तुम लोगों को पता है किस तरह लेता हूँ। छोड़ो। चलो सही हो गया। ले लिया स्क्रीनशॉट, जा सकते हैं आप। बस ठीक है, ओके जाओ जी। ओके जाओ जी। अच्छा चल। सर लीव कर गए?
अटेंडेंस लग गई है कि नहीं लगी और कब लगी थी? मुझे लगता है ये सारी लड़कियां वो हैं जो सोई हुई हैं, जिन्होंने मोबाइल ऐसे ही रखकर और सो गई हैं। हाँ बिल्कुल सारे सो रहे हैं। अच्छा, अटेंडेंस अटेंडेंस लगी है कि नहीं लगी? मैं वो मेरे हवा दोस्त हुआ है और तो मुझे समझ नहीं, मैंने उसे मैसेज किया है, उसने सिर्फ देखा है और जवाब नहीं दिया। वो भी सो रहा होगा ना। नहीं, उसने सीन किया है अभी। उसको उठाओ, उसको अटेंडेंस ले, फिर हम लोग लेफ्ट करें। नहीं, वो कब का जा चुका है, 6 बंदे हैं सिर्फ इधर। अच्छा, मैं मेरी आंख अब खुली। नहीं, एक मरियम जिशान, एक आप हो और एक मायरा यूनस है, एक आयशा अयूब है, जोहा जिया, ये सारी इधर हैं और एक तो खैर लेफ्ट भी कर गई है। तो अब अटेंडेंस लगता है वो लोग आ जा चुका है। तो अब हाँ, लेफ्ट तो वो कर लगा रही होगी पूरा। मेरे तो मैं डिस्कनेक्ट हो सो रही गई। थी, मेरी आंख अभी खुली है, मुझे पता लगा कि चुप हो गए सारे। मैंने कहा पता नहीं है यार, अपना लेक्चर एंड हुआ भी कि नहीं। कोई हाल नहीं है। मेरा भी 2-3 मिनट पहले डिस्कनेक्ट हुआ ना, तो मैं पहले सोच रही थी, मैंने कहा ये ना हो मैं रह जाऊँ अटेंडेंस के बारे में। और अब मैं जब उससे पूछा, उसने सिर्फ सीन किया है। ये बंदे के अपने ही होते हैं कि बंदा सीन कर लेता है, मैं जवाब तो देना गवारा करता है। ये हमारे भाई हैं ही कुछ ऐसे रूट से। सही बात है, बंदा जवाब तो दे, हाँ जी लग गई है, पहले लग गई थी, अब लगी है, या कुछ इस तरह से बंदा बता तो सकता है, हाँ जी हमें पढ़ा भी है, कुछ सुना भी है। जब 2-3 मिनट में हमें क्या पता क्या से क्या हो गया है। बिल्कुल। चलो ठीक है, अब बंद करो इसको, लेफ्ट करते हैं। हाँ लेफ्ट करते हैं हम भी।